डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफोरिज्म 1 to 70 को समराइज किया था। 69 एंड 70 एफोरिज्म को पढ़ा था और उसके बाद एफोरिज्म 1 to 70 का एक क्विक रिवीजन किया था। आई होप कि वो क्विक रिवीजन आप लोगों के माइंड में होगा। एंड 1 to 70 को बेसिकली अगर कह सकते हैं तो ये आपका जो कंसेप्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एफोरिज्म 1 to 70 का डिस्कशन है। एफोरिज्म 70 से लेके एफोरिज्म 71 से लेके और एफोरिज्म 291 इन 6th एडिशन या 294 इन 5th एडिशन, ये जो एफोरिज्म्स हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट है। मतलब जो जो हम लोग पहले सीखे हैं, जो जो आर्ट हम लोग सीखे हैं, जो जो थ्योरेटिकल आउटलाइन हम लोग सीखे हैं, उसको बेड साइड में कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज हम लोगों को एफोरिज्म 71 to 294 या 291 तक पढ़ना है। ध्यान देने वाला बात है कि एफोरिज्म 71 से एफोरिज्म 71 रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। 3 पार्ट में डिवाइड करता है। द फर्स्ट पार्ट is what is, how is the physician to ascertain what is necessary in order to cure the diseases। कहने का मतलब फिजिशियन को क्या जानना चाहिए, डिजीजों को क्योर करने के लिए। एफोरिज्म 71 में 3 पॉइंट्स की बात हुआ है। 3 पॉइंट्स, ठीक है। एफोरिज्म 71 में 3 पॉइंट्स की बात हुआ है। ध्यान देना है कि एफोरिज्म 71 में सबसे पहले इस चीज का डिस्कशन किया गया है कि अब यहाँ पे हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है कि कैसे सिम्टम्स को यूज करके और कैसे डिजीजेज को क्योर करना है, कैसे मेडिसिन को यूज करना है। ऑब्वियसली हम लोग पूरा डिफरेंट, अगर इंट्रोडक्शन से शुरू करें और एफोरिज्म 70 तक, तो जो भी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जो हैनीमैन के टाइम तक एग्जिस्ट करते थे, ईच एंड एवरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट का हैनीमैन साहब ने बहुत ही बारीकी से, माइन्यूटनेस से उसका सर्वे किया और किसमें क्या होता है, कैसे होता है, मेथड कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारे चीज का एक बहुत ही बारीक, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही गहन अध्ययन किया और सर्वे किया। और उसके बाद सारी चीजों को दिखाते हुए हैनीमैन साहब ने ये चीज स्थापित किया कि आखिर हम होम्योपैथी क्यों करेंगे। 2 चीज करने के लिए उन्होंने कहा, या तो होम्योपैथी करेंगे या एंटीपैथी करेंगे। एलोपैथी को तो उन्होंने एकदम डिस्कार्ड कर दिया। एंटीपैथी कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इस चीज का डिस्कशन 67 फुटनोट में हम लोगों ने किया। और उसके बाद और उसके पहले थ्रू आउट होम्योपैथी कहाँ करेंगे, तो नेचुरल डिजीज के केस में होम्योपैथी करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारी चीजों का जो थ्योरेटिकल आउटलाइन है, ये पूरे एफोरिज्म 1 to 70 में हम लोगों ने डिस्कस किया। और यही चीज एफोरिज्म 71 के फर्स्ट पार्ट में हैनीमैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जस्ट एक रीडिंग दे रहे हैं। एज इट इज नाउ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ डाउट दैट द डिजीजेज ऑफ मैनकाइंड कंसिस्ट ऑफ merely of group of certain symptoms and may be inherited and transformed into health by medicinal substances, but only by such as are capable of artificially producing similar morbid symptoms। underline कर दीजिएगा। and such is the process in all genuine cures, and such is the process in all genuine cures। Hence, operation of curing is comprised in the 3 following points:
इन द थ्री फॉलोइंग पॉइंट्स। ये चीज स्पष्ट कर दिए कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो भी है ये ट्रीटमेंट का तरीका, क्योर का तरीका, आज तक जो भी जेन्युइन क्योर हुआ है वो सारा जेन्युइन क्योर कैसे हुआ है, तो ऐसे मेडिसिन से हुआ है जो कि आर्टिफिशियली सिमिलर सिम्टम क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियली सिमिलर मॉर्बिड स्टेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो जैसा कि नेचुरल है। तो ये क्लियर हो गया, 1 to 70 में ये बात क्लियर हो गई। 71 में बोल रहे हैं तो अब क्या करना है, तो क्योर के लिए ये स्पष्ट है कि हमको 3 चीज करना होगा। कौन कौन सा 3 चीज? द फर्स्ट थिंग इज हाउ इज द फिजिशियन टू ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease। डिजीज को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिजीज को जानने के लिए हमको डिजीज को जानना पड़ेगा, डिजीज को समझना पड़ेगा। तो डिजीज को कैसे समझेंगे? नेचुरल डिजीज को हम लोग कैसे समझेंगे? केस टेकिंग के थ्रू। केस टेकिंग करेंगे तब तो जाके उसका पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाएंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ डिजीज, ठीक है, नॉलेज ऑफ डिजीजेस माने केस टेकिंग। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं केस टेकिंग के बारे में जानना होगा। द सेकेंड पॉइंट क्या है, हाउ इज ही टू गेन अ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिफिशियल फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीजेस, द पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन। सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं कि जो भी आर्टिफिशियल क्योर करने वाले एजेंट्स हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर हम कैसे जानेंगे? ऑब्वियसली कैसे जानेंगे कि, तो फर्स्ट थिंग वाज केस टेकिंग, द सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग इज नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर कैसे हम लोग पता चलता है? मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर कैसे पता चलता है? तो थ्रू ड्रग प्रूविंग। हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को जब हम देते हैं और उसके बाद जो आर्टिफिशियल डिजीज फेनोमेना डेवलप होता है, दैट इज द सेकेंड थिंग जानने के लिए है। क्योर करने के लिए 3 चीज। उसमें पहला चीज नॉलेज ऑफ डिजीज माने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आप कैसे जानिएगा? केस टेकिंग करके। तो दिस इज नॉलेज ऑफ डिजीज माने केस टेकिंग। दूसरा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर कैसे पता चलेगा? तो थ्रू ड्रग प्रूविंग। ये सेकेंड पॉइंट है। एंड देयर इज ए थर्ड पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हथियार आपके पास है, टारगेट आपके पास है, ठीक है, यू हैव द वेपन, यू हैव द टारगेट, बट तीसरा क्या है? द थर्ड इज व्हाट विल बी योर प्लान, हाउ यू विल प्रोसीड, व्हाट विल बी योर वॉर गेम। आपका टारगेट सामने है कि उस चोटी पे बैठा हुआ है, उस हाइट पे बैठा हुआ है आपका दुश्मन, आपके पास वेपन भी है, बट उसको कैसे निशाना लगाइएगा, उसको कैसे आप न्यूट्रलाइज कीजिएगा, ये जो स्ट्रेटजी है, ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बेसिकली व्हाट इज मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग these artificial morbific agents or medicine for the cure of the natural diseases। तो मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है? माने हाउ टू अप्लाई। तो ये 3 पॉइंट का जिक्र हुआ है एफोरिज्म 71 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एफोरिज्म 71 के बारे में पूछा जाता रहा है।
सो ये ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से महत्वपूर्ण, थोड़ा और महत्वपूर्ण चीज शुरू हो रहा है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 तक, 80 तक, ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 83 to 104 केस टेकिंग होगा। इन जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज, इन जनरल जो कहते हैं, अगर देखा जाए केस टेकिंग का जो है वो 83 to 104 है। ड्रग प्रूविंग कितना है? 105 से 145, 105 to एफोरिज्म 145। एंड एप्लीकेशन मेथड कहाँ लिखा हुआ है? तो एफोरिज्म 146 ऑनवर्ड्स। एफोरिज्म 146 के बाद हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ एफोरिज्म 71 बाकी बचे हुए ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन को 3 भाग में बांट रहा है। द फर्स्ट पार्ट नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली इस नॉलेज ऑफ डिजीज में एक जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज है, एक्यूट डिजीज क्या है, क्रोनिक डिजीज क्या है, क्रोनिक डिजीज एक्यूट डिजीज के डिफरेंट टाइप्स क्या है, ठीक है। तो इसको हैनीमैन ने कहा है सर्वे ऑफ डिजीज, जनरल सर्वे ऑफ डिजीज। उसके बाद नॉलेज ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई डिजीज है, इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई डिजीज है तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। देखो ये 73 to 82 जो है, 72 to 82, ये बेसिकली सर्वे ऑफ डिजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कशन है। और उसके बाद 83 to 104 जो है ये नॉलेज ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर, केस टेकिंग के बारे में बात हुआ है। इसके अलावा भी नॉलेज ऑफ डिजीज का बात कहीं कहीं किया गया है, केस टेकिंग का बात कहीं कहीं किया गया है। जैसे कि जब हम लोग मेंटल डिजीज पढ़ रहे थे, वन साइडेड डिजीज पढ़ रहे थे, ठीक है, इंटरमिटेंट डिजीज पढ़ रहे थे, तो वहां भी उसमें केस टेकिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दिया गया है, ध्यान रखना चाहिए। सो मोर और लेस ये हुआ हम लोगों का नॉलेज ऑफ डिजीज। 105 to 145 ड्रग प्रूविंग नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, एंड 145 ऑनवर्ड्स एप्लीकेशन पर, कैसे इसको अप्लाई करना है। सो एफोरिज्म 71 ये 3 चीज को लेकर डिस्कस करता है, ठीक है। अब हम लोग एफोरिज्म 71 से आगे आते हैं, एफोरिज्म 71 से आगे आते हैं और देखते हैं एफोरिज्म 71 से आगे आके देखते हैं कि क्या है एफोरिज्म 72 में। तो एफोरिज्म 72 जैसे आप इंटर मारते हैं तो वहां पे अपेंडिक्स ए लिखा हुआ है, इसको जाके देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है क्या कि हैनीमैन ने कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में का आलोचना ही किया है। ये अलग बात है कि अपने BHMS करिकुलम में थ्रू आउट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, बट अगर ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के अर्ली इसमें जाइएगा तो हैनीमैन बोल रहे हैं कि होम्योपैथ के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको तो करना है इंडिविजुअलाइजेशन। सो वो जो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उसको एब्सर्ड बोलेंगे। ये बोलते हैं हम जस्ट एक सर्वे ऑफ डिजीज कर रहे हैं। खैर जो भी हो ध्यान देने वाला बात है कि अगर आप लोगों के एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहाँ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एफोरिज्म 72 यहाँ पे एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के बारे में बात किया गया है। एफोरिज्म 72 का फर्स्ट पोर्शन, एफोरिज्म 72 का शुरुआती पोर्शन में जो सेकेंड लाइन है वहां से आप लोगों को अंडरलाइन करना है, एक्यूट डिजीज का डेफिनेशन दिया गया है। बोला जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, माने फर्स्ट पॉइंट कहाँ का फर्स्ट पॉइंट? 71 का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नॉलेज ऑफ डिजीज, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग विल सर्व एज अ जनरल प्रिलिमिनरी व्यू। ये जो बोल रहा हूं मैं, ये जो हैनीमैन बोल रहे हैं, ये
जनरल प्रिलिमिनरी व्यू, मैं क्या बोला था आप लोगों को पहले ही कि 72 से 82 तक जनरल डिजीज का डिस्कशन है, तो यही बोल रहे हैं जनरल प्रिलिमिनरी व्यू। बोल रहे हैं द डिजीजेज टू विच मैन इज लायबल आर आइदर, आइदर के बाद अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, रैपिड मॉर्बिड प्रोसेसेस ऑफ एबनॉर्मली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स which have a tendency to finish their course more or less quickly but always in a moderate time termed as acute diseases। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और इसको माइंड में बोल्ड एंड कैपिटल में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे होम्योपैथी में एक्यूट डिजीज का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको यही बोलना होगा। They are acute diseases are rapid morbid processes of abnormally deranged vital force which have a tendency to finish their course more or less quickly but always in a moderate time. These are termed acute diseases। ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है कि ये रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस है, जब काफी तेज होगा, मॉर्बिड में डिजीज है और ये एबनॉर्मल डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स से होगा। और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, इसको एक टेंडेंसी है कि ये ऑलवेज मॉडरेट टाइम में एक जो है टाइम लिमिट है उसके अंदर ये फिनिश हो जाएगा, चाहे डेथ हो या रिकवरी हो, बट ये एक फिक्स पीरियड है, फिक्स टाइम है, मॉडरेट टाइम है, उसके अंदर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो एक्यूट डिजीज में, एक्यूट डिजीज रैपिड मॉर्बिड प्रोसेसेस ऑफ abnormally deranged vital force which has a tendency to finish their course more or less quickly but always without exception। ये देखो भाई, always इसको एकदम always in moderate time। टाइम का मतलब ये हुआ कि ये एक्यूट डिजीज जब भी होगा तो ये सेल्फ लिमिटिंग होगा, टाइम के मामले में लिमिटिंग होगा, सॉरी सेल्फ लिमिटिंग नहीं बोल सकते, ये टाइम के मामले में लिमिटिंग होगा, या डेथ हो या रिकवरी हो, ऑब्वियसली विदाउट मेडिसिन तो क्योर नहीं हो सकता। तो ये मॉडरेट टाइम में डेथ या रिकवरी के रूप में टर्मिनेट होता है इफ ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। दिस इज एक्यूट डिजीज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एफोरिज्म 72। एफोरिज्म 72 में एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज दोनों को डिस्कशन किया गया है। तो हमने एक्यूट डिजीज के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या है ये रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ एबनॉर्मली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर कोर्स मोर और लेस क्विकली बट ऑलवेज इन मॉडरेट टाइम, उसको हम लोग एक्यूट डिजीज कहेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाला बात है कि अगर एक्यूट डिजीज का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये आइदर डेथ या रिकवरी में टर्मिनेट होगा, यहां पे और कुछ नहीं होगा। द सेकेंड वेराइटी ऑफ डिजीज कहा जा रहा है जो, और आइदर से हम लोग शुरू किए थे तो यहां फुल स्टॉप दे दिए, और दे आर डिजीजेज ऑफ सच ए कैरेक्टर that with small often imperceptible beginning dynamically derange the living organism each in its own peculiar manner। ये जो क्रोनिक डिजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे शुरू होगा, ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को ऐसा शुरू होगा कि पता भी नहीं चलेगा, जैसे कोई रूम में दबे पांव घुस गया, जस्ट कोई आपके कमरे में दबे पांव घुस गया, आपको पता भी नहीं चला,
बहुत लोग आंधी तूफान की तरह दौड़ते दौड़ते आएंगे, आपको कदमों की आहट सुनाई देगी, बट ये जब घुसेगा तो इसके कदम की आहट आपको महसूस नहीं होगा। और ये जैसे घुसेगा तो ये ऑर्गेनिज्म को एक अपने अपने तरीके से एबनॉर्मल वे में एक्ट करने के लिए मोल्ड कर देगा। ठीक है, सो ईच इन इट्स ओन पिक्यूलियर मैनर एंड कॉज इट ग्रेजुअली टू डेविएट फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन। आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि, लेकिन वो धीरे 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 आपको डेविएट करना शुरू करेगा आपको हेल्दी कंडीशन से। ठीक है, in such a way that the automatic life energy called vital force, whose office is to preserve the health, only opposes to them at the commencement and their progress at the commencement। अंडरलाइन करिएगा ये वाइटल फोर्स, इसका विरोध सिर्फ एक ही पॉइंट पर कर सकता है, कब? तो जब ये डिजीज जस्ट सीट हो रहा हो, जब आके आपके ऊपर एस्टेब्लिश होना चाह रहा है, तो उसी मोमेंट पे वाइटल फोर्स इसका अपोजिशन कर सकता है। अदरवाइज वाइटल फोर्स इज डेस्टिन्ड टू सफर हेल्पलेसली। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्रेस एंड ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेस imperfect, unsuitable, useless, resistant, but is unable to itself to extinguish them, but must helplessly suffer them to spread and itself to be ever more and more abnormally deranged until at length the organism is destroyed। अंडरलाइन करते जाइएगा, ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड। एक्यूट डिजीज में ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं होता था, जरूरी नहीं है, आइदर डेथ या रिकवरी, बट यहां पे डेथ एंड डेथ ही होगा। दीज आर टर्म्ड chronic diseases, they are caused by infection with a chronic miasm। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और अगर एफोरिम 78 के फुटनोट में जाइएगा तो इस इन्फेक्शन के बाद आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, इनहेरिटेंस। सो क्रोनिक डिजीजेज इम्परसेप्टिबल बिगनिंग के साथ शुरू होगी, पता ही नहीं चलेगा, ग्रेजुअली वो अपने पाथ पे जाएंगी और ऑर्गेनिज्म को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करती जाएंगी, और ऑर्गेनिज्म का वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट द ऑनसेट ही इसको रोकना चाहे तो रोक सकता है। इफ ऑनसेट पे वो नहीं रोक पाया, देन ही इज डेस्टिन्ड टू सफर हेल्पलेसली throughout the life, and this will end in the death of the organism without any exception। ठीक, ये होता क्यों है? तो ये होता है बेसिकली आपको क्रोनिक मायाज्म के चलते। ये क्रोनिक मायाज्म किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को कैसे मिल सकता है? आई तो एफोरिज्म 72 में बोला जा रहा है कि इन्फेक्शन से, क्रोनिक मायाज्म इन्फेक्शन से होता है। तो ध्यान देने वाला बात है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं एफोरिज्म 72 में। एक्यूट डिजीज जो है इसमें टाइम जो है ये मॉडरेट है, लिमिटेड है, फिक्स्ड है। ठीक है, मोर और लेस फिक्स्ड है। बट क्रोनिक डिजीज में टाइम जो है अनलिमिटेड सफरिंग होगा, मतलब अनलिमिटेड टिल डेथ। एक्यूट डिजीज आइदर डेथ और रिकवरी में होगा विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट एक्यूट डिजीज आइदर डेथ और रिकवरी, और विदाउट ट्रीटमेंट क्रोनिक डिजीज ऑलवेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। ध्यान देने वाला बात है। एक्यूट डिजीज क्यों होता है? ऑब्वियसली हम लोग आगे पढ़े हुए हैं, एक्यूट डिजीज एक्यूट मायाज्म के चलते होता है, और क्रोनिक डिजीज क्रोनिक
मायाज्म के चलते होता है। एक्यूट डिजीज रैपिड होता है, उसका ऑनसेट समझ में आता है, ठीक है, बट क्रोनिक डिजीज स्लो होता है, इम्परसेप्टेबल बिगनिंग होता है, ठीक है। सो एफोरियम 71 और 72 हम लोगों ने देखा। यहाँ पे 71 में हम लोग 3 पॉइंट्स का डिस्कशन किए। 3 पॉइंट्स क्या क्या थे? पहला चीज था नॉलेज ऑफ डिजीज, दूसरा चीज क्या था? नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, एंड तीसरा की चीज था हाउ टू अप्लाई देम इन द बेड साइड। ये 3 पॉइंट था। फिर अब हम लोग एफोरियम 72 से शुरू किए द फर्स्ट पॉइंट नॉलेज ऑफ डिजीज, और यहाँ पे 72 में जनरल सर्वे ऑफ डिजीज हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि डिजीजेज आइदर रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस वाली हो सकती हैं या स्लो इम्परसेप्टिबल बिगनिंग वाली हो सकती हैं। रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस वाले को एक्यूट डिजीज कहते हैं और स्लो वाले को क्रोनिक डिजीज कहते हैं। रैपिड वाला जो है वो ऑलवेज फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और विदाउट ट्रीटमेंट डेथ या रिकवरी में होगा, एक्यूट मैच के चलते होता है। क्रोनिक वाला अनलिमिटेड सफरिंग देगा, मार के ही छोड़ेगा बेटा, सॉरी मार के ही छोड़ेगा। यू आर द पेशेंट इज जस्ट गोइंग टू डाई ऑलवेज विथ क्रोनिक डिजीज एंड दे आर कॉज्ड बाय क्रोनिक मायाज्म। ये क्रोनिक मायाज्म आइदर इन्फेक्शन और इनहेरिटेंस से एक्वायर हो सकता है। थैंक यू। आई थिंक कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एफोरियम 73, 74 वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, और हम लोग जल्दी ही आप लोगों को होमवर्क के रूप में असाइनमेंट्स देंगे। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट। सो आई विल just give you all these. I think you have got all the matters what I have discussed, what I have delivered. You have got that in Ephraim 71 there are 3 points where the first point was knowledge of disease, the second point was knowledge of medicinal power, and the third point was how to apply the medicines. In 72 we got the general survey of diseases. The first one is acute disease and the second one is chronic disease. Acute disease are always having a limited time, they without treatment end into either death or recovery, while the chronic diseases are begins with a imperceptible beginning. The vital force can only oppose the chronic disease at its beginning, and once the chronic disease has been established on the organism, then the organism is destined to suffer helplessly, and these without treatment, these chronic diseases always destroy the organism. The chronic diseases are caused by the infection of chronic miasms. We have also quoted that in Ephraim 72 footnote, Hahnemann says that they are also acquired by inheritance. So the mode of infection of chronic disease is either infection or inheritance. I think you have got all these matters. Please go through the book. If you have any queries, you may ask. Thank you.